एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एज अ स्टोरी कि मैं एक कहानी सुना रही हूँ ऐसे लेना है और आपको कहानी ही लगेगी। आपको बस बैठना है शांति से, आप नोट्स सेकेंड राउंड में बना लेना। जब आप एक बार ये सुन लें उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप नोट्स बना लेना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए थे इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, उसके बारे में समझेंगे। केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, जो सब रिलेटेड है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इनके बारे में जानेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ये एक आइडिया है, रूल है, डॉक्ट्राइन है। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की वजह से ये इवॉल्व हुआ है। तो ये क्या है? इट इज़ द माइंड ऑफ जज ऑन द केस टू केस बेसिस, कि मतलब केस टू केस आते गए, फिर जजेस ने इसको इंटरप्रेट किया और फिर इसकी ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। और इसको फेमस कब हुआ? ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर विद बेसिक फीचर्स। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या लगा दी? लिमिट लगा दी कि पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर बेसिक स्ट्रक्चर। एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? जहाँ पे लिमिटेड पावर्स हो। अगर किसी देश में अनलिमिटेड पावर्स हो जाएंगी तो वो तो तानाशाह हो जाएगा, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। इंडिया क्या एक तानाशाही देश हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर किसी की सरकार आई और उसके पास पावर आ गई तो वो तो कुछ भी अमेंड कर देंगे। कल को अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में अनलिमिटेड पावर्स आ गई तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह जाएगी। इसलिए पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर विद बेसिक फीचर्स। ये लिमिट किसने लगा दी? तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन वो एक लिमिट है पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर पर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानते हैं। पहले 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और इन्होंने ही हमारा संविधान बनाया। कितने साल लग गए? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया तो इसको क्या रखा? फ्लेक्सिबल रखा। क्यों फ्लेक्सिबल क्यों रखा? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, अगर आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, इट मीन्स कि आप किसी की ग्रोथ को रोक रहे हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम एक पर्सन भी चेंज होता है, तो टाइम टू टाइम एक थिंग्स भी चेंज होती हैं, टाइम टू टाइम एक सोसाइटी भी चेंज होती है। तो अगर परिवर्तन आता रहता है तो उसके साथ हमें चीज़ों को अमेंड भी करना पड़ता है। तो इसी पर नेहरू जी ने बोला था, इफ़ यू मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट यू स्टॉप नेशन ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने संविधान बनाया है, देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अनअमेंडेबल। ऐसा कहीं नहीं है कि वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पार्ट अनअमेंडेबल हो। अगर वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अच्छा है तो उसको अमेंड कर सकते हैं। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सेकेंड कैबिनेट मिशन, इन्होंने परमिशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, ये क्या डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था इनका? नहीं, पीपल ने वोट नहीं किया था, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अब क्या है, ये आपने बेसिक जान लिया। अब क्या 1950s की बात चल रही है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान बन के रेडी हो गया था, लेकिन जो रिसोर्सेज थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओनली टू सर्टेन पीपल्स। जो रिसोर्सेज और जो लैंड थी वो कुछ सर्टेन पीपल्स के पास ही थी, फॉर एग्जाम्पल ज़मींदार। तो इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी देश में। तो इसी वजह तो केरला में क्या पास हुए? लैंड रिफॉर्म पास हुए 1963 में, जिसको जो क्या लगा रहे थे? राइट टू प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे। और राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट था। तो अब लैंड रिफॉर्म आया कि एक के पास ही पूरी ज़मीन नहीं हो सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन, मतलब इस लिमिट के बाद से आपके पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती। तो एक लैंड रिफॉर्म ये आया। तो राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और पार्लियामेंट आर्टिकल 360
और पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 है जो क्या करता है, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने अमेंड कर दिया लैंड रिफॉर्म लाके, लेकिन जो पिटिशनर थे केशवानंद आचार्य, उन्होंने क्या किया था, पावर अंडर आर्टिकल 368 इज लिमिटेड। इन्होंने एक पिटीशन डाला कि क्या आर्टिकल 368 अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट है उसकी। और ये आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ था टू अमेंड एनीथिंग। तो यहाँ पे एक डिबेट हो गई। देखो, तो इसी तरह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। पार्लियामेंट ने क्या इंसर्ट किए, फार्म लॉस अगेरियन लैंड रिफॉर्म लेके आए, जिसमें कि अगर इफ इट वायलेट फ्यू फंडामेंटल राइट देन इट कैन नॉट नल एंड वॉइड, देन इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब कि पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें डाला कि अगर वो कुछ फंडामेंटल राइट को वायलेट भी करते हैं तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये 31A और 31B में क्या डाला कि वॉट एवर लॉ अगर हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं लग सकता। जुडिशियल रिव्यू क्या है, जिस पे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं देख सकता उसको। तो अब हमें लैंड चाहिए थी क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना था, और लैंड सिर्फ ज़मींदारों के पास थी, लैंड ओनर्स के पास थी और कुछ ही लोगों के पास थी जिनके पास बहुत सारी। तो लैंड रिफॉर्म लाके हम उनसे ज़मीन ले रहे थे और वो कह रहे थे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें 31A, 31B और 9 शेड्यूल ऐड किया गया। इस समय नेहरू जी की सरकार थी। 1963 तक तो नेहरू जी थे। तो ये 9th शेड्यूल एक ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि उस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेहरू जी थे। अब इसमें क्या किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, 31A, 31B और 9 शेड्यूल जो आर्टिकल 368 को यूज़ करके इन सबको ऐड किया और 13 को हरा दिया। 13 क्या बोलता है कि एनीथिंग, देखो 13 बोलता है कि सेज फंडामेंटल राइट आर sacrosanct and any order, action, legislation which violate, abridge, contravene anything in part 3 of the constitution shall be declared as void। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो आर्टिकल 3 एक ये लॉ की डेफिनेशन नहीं डिफाइन कर रहा है, बट ये ज़रूर बोला कि ऐसा कोई, तो एक नेगेटिव डेफिनेशन है ये कि ये लॉ को तो डिफाइन नहीं किया, बट इसने ये बोला कि कोई ऐसा कानून, अगर कोई कानून किसी के पार्ट 3 में जो भी दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, अगर उसको वायलेट करता है, एवरेज करता है, कॉन्ट्रावीन भी करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड, खारिज कर दिया जाएगा। और सैक्रोसेंट, कोई भी इनको टच नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 13 में दिया है। वहीं आर्टिकल 13 में ये दिया है, और आर्टिकल 368 क्या देता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी पावर देता है, साथ ही उसके प्रोसीजर को भी चेंज करने की पावर देता है आर्टिकल 368, कि वो कोई भी एडिशन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो भैया एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि आर्टिकल 13 कुछ और बोल रहा है और आर्टिकल 368 कुछ और बोला है। ये पावर दे रहा है पार्लियामेंट को, और आर्टिकल 13 बोला है कि अगर ये कुछ ऐसा कानून बनाएंगे तो उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को अब्रेज करेगा, कॉन्ट्रावीन करेगा या वायलेट करेगा। और अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, और तो उनकी ज़मींदारों की अगर हम लैंड लेंगे तो वो पहुंच गए कोर्ट। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लैंड रिफॉर्म्स आए तो ये एक केस बन गया। अब ये क्या, देखो, तो ज़मींदारों ने क्या किया, एक चैलेंज कर दिया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस केस को हम किस नाम से जानते हैं, शंकरी प्रसाद केस, दैट इट वायलेट्स 13। इनका पिटिशनर का जमींदारों को क्या कहना था, ये हमारा ये आर्टिकल 13 को वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करोगे तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो एक ये डिबेट छिड़ गई कि आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्ग है कि आर्टिकल 38 स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि लॉ जो दो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ के दो मतलब निकाले, एक ऑर्डिनरी लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर देती, कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर देता है, एक वो निकाला।
और इन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 13 में जो लॉ दिया है वो एक ऑर्डिनरी लॉ है, और जो आर्टिकल 368 में जो पावर दी हुई है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोल के इनको किसको जिता दिया, आर्टिकल 368 को स्ट्रॉन्ग कर दिया। किसने, जजेस ने इसको आर्टिकल 13 को हरा दिया। यहाँ पे कहाँ पे, शंकरी प्रसाद केस में। तो जुडिशरी इंटरप्रेट क्या किया है उसने, आर्टिकल 13 को ऑर्डिनरी लॉ और जो आर्टिकल 368 है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोला। तो यहाँ पे 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितने नंबर्स होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, मिनिमम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर ही क्यों होते हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे जजेस ने यूनैनिमस डिसीजन दे के किसको जिता दिया, आर्टिकल 368 को, और बोला कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो लॉज लाए थे पार्लियामेंट ने किए वो वैलिड है। इसके बाद 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1964 में, सज्जन सिंह केस। वहाँ भी यही हुआ कि आर्टिकल 13 को हरा दिया और आर्टिकल 368 को स्ट्रॉन्गर कर दिया। अब एक बार पार्लियामेंट ने अमेंड किया, वो जीतते जा रहे थे, क्योंकि आर्टिकल 368 बोला कि उनके पास पावर है अमेंड करने की, प्रोसीजर को भी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी, और ये बार बार होता जा रहा था। लेकिन कुछ जस्टिस हिदायतुल्ला और ये डिसेंटिंग ओपिनियन, डिसेंटिंग मतलब कि जो बाकी के जजेस, जैसे कि 5 जजेस बेंच है, तो अगर 3 लोगों ने उसको बोला तो वो जीत जाएंगे, मतलब उनकी जजमेंट मान ली जाएगी, और जो 2 ना बोल रहे थे वो हो जाएंगे डिसेंटिंग ओपिनियन। तो उन्होंने बोला कि इतना इजीली ऑर्डिनरी प्रोसेस से अगर हम फंडामेंटल राइट चेंज अलाउड है तो क्या डॉक्टर अंबेडकर ने इतना बड़ा पार्ट 3 डाला ही क्यों, मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट्स को हराना बार बार इतना आसान है तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने उनको पार्ट 3 में डाला ही क्यों, इतने बड़े फंडामेंटल राइट, इतने सारे फंडामेंटल राइट दिया ही क्यों जब उनको इतना इजीली हराया जा सकता है, पार्लियामेंट उनको छीन सकती है। तो स्ट्रॉन्ग रीजन यू नीड टू डू इट। अब इसके बाद क्या आया, गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि जो शंकरी प्रसाद केस और सज्जन प्रसाद केस में जो चल रहा था, अब ऐसे याद रख लेना कि शंकरी प्रसाद केस पहले आए थे, सज्जन सिंह केस पहले आया था। तो शंकर जी पहले और फिर सज्जन लोग उनके पास जाते हैं दर्शन करने। तो कौन सा केस पहले आया था, शंकरी प्रसाद, और सज्जन केस आया था बाद में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को उसमें चैलेंज किया गया था, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज किया गया था। जब गोलकनाथ केस आई तो यहाँ पे 11 जजेस बेंच बैठी और 6-5 स्प्लिट डिसीजन से इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट आर सेक्रोसेंट। पहली बार यहाँ पे फंडामेंटल राइट को जिता दिया और ओवर रूल कर दिया दोनों केसेस को, जो अब तक शंकरी प्रसाद केस हुए थे और सज्जन सिंह केस हुए थे। सुप्रीम कोर्ट सेड Parliament could not curtail any of the fundamental right in the Constitution, and fundamental rights are sacrosanct. You cannot touch it. अब मैडम इंदिरा गांधी को गुस्सा आ गया कि मतलब हमारी पावर छीन ली जजेस ने, जुडिशरी ने हमारी पावर, अब वो इतना शांत कैसे बैठेंगी। तो 4 साल बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में मैडम इंदिरा गांधी जी उन्होंने अमेंड कर दिया आर्टिकल 13 को, और साथ ही उन्होंने अमेंड कर दिया किसको, आर्टिकल 368 को। इन्होंने क्या बोला कि इट शैल नॉट अफेक्ट आर्टिकल 368। इन्होंने आर्टिकल 13 को अमेंड किया और बोला कि आर्टिकल 13 शैल नॉट अफेक्ट आर्टिकल 368, और साथ ही इन्होंने बोला कि आर्टिकल 368 इट विल बी बियॉन्ड आर्टिकल 13, कि मतलब ये आर्टिकल 13 इसको टच कर ही नहीं सकता, ये तो उसके पहुंच के ही बाहर है। इन्होंने आर्टिकल 13 को भी अमेंड किया और आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर डाला। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, और साथ में इन्होंने एक और चीज़ बोला था कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये भी हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं कैन नॉट वीटो बाय प्रेसिडेंट, कि अगर जो भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं उस पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वीटो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये
इंदिरा गांधी जी की एक गिफ्ट है। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, ये कहाँ पे आया था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। तो 1971 इंदिरा गांधी जी आई एंड शी पास 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 25th, मतलब कि दो बार अमेंडमेंट हुआ था, एक 24th हुआ था, एक 25th हुआ था। 24th में क्या किया था इन्होंने, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड किया था कि आर्टिकल 13 368 को अफेक्ट नहीं करता, और आर्टिकल 368 में लिख दिया था कि इट इज़ बियॉन्ड द आर्टिकल 13। अब इन 1971 इन्होंने 25th एक और चेंज किया कि जो इंसर्ट किया गया 31C, आर्टिकल 31C, इसमें क्या लिखा था, इफ़ अ लॉ इज पास टू एनफोर्स सर्टेन DPSP जैसे देन इट वायलेट सर्टेन फंडामेंटल राइट 14, 19 एंड 31, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट वायलेटेड। क्या है कि चंपाराम दोराई केस में क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रॉन्गर बोला था DPSP से, और फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है DPSP से, ये बोला गया था। लेकिन जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया तो उन्होंने एक आर्टिकल इंसर्ट किया 31C, और उन्होंने उस कानून में लिखा था कि 2 DPSP ऐड किए कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, अगर ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट भी करते हैं तो वो वायलेट नहीं होंगे। मतलब इन्होंने क्या किया, 2 DPSP को फंडामेंटल राइट के ऊपर रख दिया। वैसे फंडामेंटल राइट ऊपर होते हैं DPSP से, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, 2 DPSP को फंडामेंटल राइट के ऊपर रख दिया। एक ये इन्होंने किया। लेकिन जब 1971 में ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई, लेकिन जब 1973 में फेमस केस हुआ, जब केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो 24th हुआ था उसको तो नल एंड वॉइड कर दिया था, लेकिन जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसको वैलिड रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या निकला अभी कि जो 2 DPSP को ऊपर रख दिया, बट ये जो थे ना कि आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्गर है आर्टिकल 368 से, इसको केशवानंद भारती केस ने पलट दिया। केशवानंद भारती केस में 1973 में आया था, और इसमें क्या हुआ था, 7-6 स्प्लिट डिसीजन हुआ था। मतलब 7 जजेस बेंच ने ये बोला था कि आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर है आर्टिकल 13 से, और इन्होंने ओवर रूल कर दिया था जो गोलकनाथ की जजमेंट हुई थी, जो जिसमें बोला था कि फंडामेंटल राइट्स स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, आर्टिकल 368 इज स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 13, कि मतलब इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 13 को। लेकिन इन्होंने क्या बोला साथ में कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, मतलब कि आप अमेंड तो कर सकते हो बट उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अनलिमिटेड पावर्स नहीं है आपके पास अमेंड करने की, आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लिमिटेड पावर्स होती हैं। अगर कल को इंडिया से डेमोक्रेसी हटा दी तो इंडिया नहीं रहेगा। तो ये होता है, ये एक एग्जाम्पल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, फेडरलिज्म, सेकुलर नेचर इंडिया का, ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है। राज्यसभा, ये सब बेसिक, जुडिशियल रिव्यू, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखो, आपने देखा कि शंकर प्रसाद केस में भी 5 जजेस बेंच बैठी थी, और गोलकनाथ केस में तो 18, और केशवानंद भारती केस में तो 13 सीधा बेंच बैठी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती हैं वो मिनिमम 5 जजेस से स्टार्ट होती है, और इनमें हमेशा ऑड नंबर ही क्यों होता है, क्योंकि ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऑड नंबर इसलिए होता है ताकि सेम जजमेंट ना आ जाए, कि अगर 6 रख दिया तो वो ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ ना हो इसको ब्रेक करने के लिए ऑड नंबर ऑफ जजेस बेंच होती है, और मिनिमम 5 होती है। अब गोलकनाथ केस में 11 जजेस बेंच की बैठ गए थे, तो इसके बाद इससे कम तो बैठेंगे नहीं, तो इससे ज़्यादा ही बैठेंगे, इसलिए 13 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या किया था, केशवानंद भारती केस को देखा था। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हमने आगे पढ़ा था, ये हम
मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कि 1946 को जून को जब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इंडिया ने वोट नहीं किया था, पीपल नॉट वोट। किसने वोट किया था? 39 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन थी और अप्रोक्स 10 लाख पे एक सीट थी। मतलब टोटल कितनी सीट थी? 389 सीट्स थी, जिसमें से 296 इलेक्ट होके आए थे और 93 नॉमिनेट होके आए थे। नॉमिनेट किसने किया था? प्रिंसली स्टेट ने किया था। और 296 किसने किया था? 296 इलेक्ट होके आए थे। किसने इलेक्ट किया था? प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। आई नो कि ये इसका पार्ट नहीं है, बट मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने संविधान बनाया था, ठीक है। और ये बात कहीं ना कहीं अब इनको ये पता था कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। और आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कोई ऐसा कानून होगा कि तो हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर दे रहा था। अब प्रेसिडेंट ज़्यादा स्ट्रांग है, पार्लियामेंट, ये एक कॉन्फ्लिक्ट का जोन था। तो इन्हें पहले से ही पता था कि ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो दैट्स वाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है एक कोइंसिडेंस नहीं था कि लैंड रिफॉर्म्स आए, फिर आर्टिकल 13 और 368 में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये होना ही था, ये उनको पहले से पता था। तो इन्होंने, अब ये इलेक्टेड नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। तो उनको ये पता था, ये इतने महान लोग थे कि लेट दीज वर डिसाइडेड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, कि जब इलेक्शन होगा, जब पार्लियामेंट आएगी तो उनको डिसाइड करने दो कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डीपीएसपी। उन्होंने 90% अपना काम कर दिया था, बस कुछ जो डिस्प्यूटेड एरियाज थे उनको रहने दिया था। पार्लियामेंट जो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे पार्लियामेंट में, उनको डिसाइड करने दो कि क्या होना है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में आपको बताया। हमारा संविधान कब आया था? केम इनटू इफेक्ट 26 जैन 1950 को आया था। अब आपको पता है कि रीज़न वाई इट इज़ अपोज्ड, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है आजकल, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, ये आजकल बहुत कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इसका बहुत वो हो रहा है कि इस टॉपिक का बहुत हाईलाइट में आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिटर्न नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, क्लियर नहीं है, एम्बिगियस नहीं है, आर्बिटरी है। ये डिपेंड करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। सो इट कैन बी अपोज, तो पार्लियामेंट इसको अपोज कर सकती है कि मतलब कि अगर जुडिशियल ने कुछ बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, तो ये फिक्स्ड नहीं है। अभी इसमें केस टू केस बेसिस पे इसमें और ऐड भी हो सकते, इवॉल्व भी हो सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो मेंशन है ना डिफाइंड है। केशवरानंदा भारती केस, ये केस ने, दिस केस सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को डाल के इंडिया को एक तानाशाह देश से बचाया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।